नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं भारत के स्वतंत्रता संग्राम के उन 2 दशकों की जिन्होंने सब कुछ बदल दिया। 1919 से 1938। ये वो 20 साल थे जिन्होंने सच में आज़ादी की लड़ाई को एक नई दिशा दी। तो आइए इस सफ़र पर चलते हैं। हमारा आज का सफ़र इसी सवाल से शुरू होता है। पहले विश्व युद्ध के बाद आखिर ऐसा हुआ क्या कि पूरे देश में विरोध की एक ऐसी आग भड़की जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ों को हिलाकर रख दिया? इसका जवाब हमें उस दौर की घटनाओं में ही मिलेगा। तो हमारी कहानी का पहला पड़ाव आता है महात्मा गांधी के साथ, जब उन्होंने भारत का पहला इतना बड़ा देशव्यापी जन आंदोलन शुरू किया। ये वो वक्त था जब असहयोग शब्द ही एक बहुत बड़ा हथियार बन गया था। तो आप सोच रहे होंगे कि ये आंदोलन शुरू ही क्यों हुआ। देखिए, इसकी एक नहीं कई बड़ी वजहें थीं। पहले तो वर्ल्ड वॉर के बाद महंगाई आसमान छू रही थी। टैक्स का बोझ आम आदमी की कमर तोड़ रहा था। फिर आया वो कुख्यात रॉलेट एक्ट, जो सरकार को किसी को भी बिना मुकदमे की जेल में डालने की ताकत देता था। और जब लोगों ने इसका विरोध किया तो जलियांवाला बाग में ब्रिटिश हुकूमत का सबसे भयानक चेहरा सामने आया। इन सबके बीच तुर्की के खलीफा का मुद्दा उठा, जिसने भारतीय मुसलमानों को एकजुट किया और एक ऐसी हिंदू मुस्लिम एकता देखने को मिली जो पहले कभी नहीं दिखी थी। इस आंदोलन की सबसे कमाल की बात पता है क्या थी? ये पूरी तरह से अहिंसक था। इसका प्लान बड़ा सीधा था। ब्रिटिश सिस्टम को ठप कर दो। लोगों से कहा गया कि वे सरकारी स्कूल, कॉलेज और अदालतें छोड़ दें, विदेशी कपड़ों की होली जलाएं और खादी पहनें और अंग्रेजों से मिली उपाधियां लौटा दें। सोचिए, मोतीलाल नेहरू और सीआर दास जैसे बड़े बड़े वकीलों ने अपनी प्रैक्टिस तक छोड़ दी थी। ये बिना किसी हथियार के ब्रिटिश राज को सीधी चुनौती थी। लेकिन जैसा कि होता है, हर कहानी में एक मोड़ आता है। जब ये आंदोलन अपने चरम पर था, तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने न सिर्फ पूरा खेल पलट दिया, बल्कि कांग्रेस के अंदर ही एक बड़ी बहस छेड़ दी। फरवरी 1922 में सब कुछ बहुत तेजी से बदला। उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा में एक गुस्साई भीड़ ने पुलिस थाने में आग लगा दी, जिसमें कई पुलिस वाले मारे गए। जैसे ही गांधी जी को इस हिंसा की खबर मिली, उन्होंने फौरन असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। उनके इस एक फैसले से सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू जैसे कई नेता हैरान और निराश रह गए, और इसी निराशा से साल के अंत तक सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस के अंदर ही एक नई पार्टी बना ली, स्वराज्य पार्टी। तो अब कांग्रेस में दो खेमे बन गए थे। एक तरफ थे स्वराजिस्ट, जिनका मानना था कि हमें चुनाव लड़कर काउंसिल्स में घुसना चाहिए और अंदर से सरकार के काम में रोड़ा अटकाना चाहिए। और दूसरी तरफ थे नो चेंजर्स, जिन्हें राजगोपालाचारी और पटेल जैसे नेता लीड कर रहे थे। उनका कहना था, नहीं, हमें काउंसिल्स का बहिष्कार जारी रखना चाहिए और अपना ध्यान खादी, छुआछूत मिटाने जैसे कामों पर लगाना चाहिए। कुछ साल की खामोशी के बाद ब्रिटिश सरकार के एक फैसले ने भारत में विरोध की चिंगारी को फिर से हवा दे दी, और इस बार मुद्दा था भारत का संवैधानिक भविष्य। जरा सोचिए, कोई आपके भविष्य का फैसला कर रहा हो और आपसे पूछा तक न जाए। 1927 में जब अंग्रेजों ने साइमन कमीशन बनाया, तो भारतीयों को ठीक ऐसा ही महसूस हुआ। ये एक ऐसा कमीशन था जिसे भारत के लिए सुधार सुझाने थे, लेकिन उसमें एक भी भारतीय नहीं था। ये तो सीधा सीधा राष्ट्रीय अपमान था। जी हाँ, 7 अंग्रेज सदस्य थे इसमें, और इस अपमान का जवाब पूरे देश ने एक आवाज में दिया। कांग्रेस हो या मुस्लिम लीग का जिन्ना गुट, सबने साइमन गो बैक के नारों के साथ इसका जबरदस्त बहिष्कार किया। ये अब राष्ट्रीय स्वाभिमान का सवाल बन चुका था। और जब आप दोनों तरफ की सोच को देखते हैं तो फर्क साफ नजर आता है। अंग्रेजों की चुनौती के जवाब में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक कमेटी ने भारत के संविधान का ड्राफ्ट तैयार किया, जिसे नेहरू रिपोर्ट कहते हैं। जहां साइमन कमीशन केंद्र में कोई जिम्मेदार सरकार देने को तैयार नहीं था, वहीं नेहरू रिपोर्ट ने डोमिनियन स्टेटस यानी स्वर शासन की मांग की। और सबसे बड़ा फर्क, नेहरू रिपोर्ट ने धर्म के आधार पर अलग अलग चुनाव की व्यवस्था खत्म करके अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण के साथ संयुक्त चुनाव का प्रस्ताव रखा। साथ ही इसने 19 मौलिक अधिकारों और सभी को वोट देने के अधिकार की भी बात की। नेहरू रिपोर्ट पर बहस और ब्रिटिश सरकार के तालमतोल वाले रवैये ने स्वतंत्रता आंदोलन के लक्ष्य को ही बदल कर रख दिया। अब बात सिर्फ स्वशासन की नहीं थी, अब बात थी पूरी आज़ादी की। दिसंबर 1929, लाहौर। कांग्रेस के अधिवेशन में एक ऐतिहासिक ऐलान हुआ। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में ये तय हुआ कि अब से 26 जनवरी को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। डोमिनियन स्टेटस की बात अब पुरानी हो चुकी थी। अब मंजिल एक ही थी, पूर्ण स्वराज यानी पूरी आज़ादी।
पूर्ण स्वराज का ऐलान तो हो गया, पर अगला कदम क्या? एक और बड़ा आंदोलन शुरू करने से पहले गांधी जी ने वाइसरॉय इरविन के सामने 11 मांगें रखीं। ये कोई मामूली मांगें नहीं थीं। इनमें किसानों के लिए लगान और नमक टैक्स में कमी थी, आम लोगों के लिए सरकारी खर्च में कटौती थी और व्यापारियों के लिए भी आर्थिक सुधार थे। ये एक जबरदस्त रणनीति थी जिसने समाज के हर तबके को आंदोलन से जोड़ दिया। और जब सरकार ने इन मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया तो गांधी जी ने अपना सबसे मशहूर मार्च शुरू किया, दांडी मार्च। नमक जैसी रोजमर्रा की चीज पर टैक्स के खिलाफ ये 240 मील की यात्रा सिर्फ एक पैदल यात्रा नहीं थी, ये ब्रिटिश कानून को न मानने का एक शक्तिशाली प्रतीक थी। जैसे ही गांधी जी ने एक मुट्ठी नमक उठाया, पूरे देश में सविनय अवज्ञा आंदोलन की आग फैल गई। इस आंदोलन ने ब्रिटिश सरकार पर बातचीत के लिए जबरदस्त दबाव बनाया। तो इस दौर का जो आखिरी चरण है वो बातचीत, संवैधानिक सुधारों और थोड़े बहुत स्वशासन के अनुभव के बारे में है। आंदोलन के दबाव में आकर ब्रिटिश सरकार ने लंदन में गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन किया। गांधी जी और वाइसरॉय इरविन के बीच एक समझौता भी हुआ, जिसके बाद आंदोलन को कुछ समय के लिए रोक दिया गया और गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने लंदन गए। हालांकि इन मीटिंग से कोई खास नतीजा नहीं निकला। तो इन सारी बातचीत और बहसों का नतीजा क्या निकला? वो था 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। ये आज़ादी से पहले का सबसे बड़ा और आखिरी संवैधानिक सुधार था। इस कानून ने प्रांतों को पहले से ज्यादा अधिकार दिए और केंद्र में एक फेडरेशन बनाने का प्रस्ताव रखा, जो कि खैर कभी बन नहीं पाया। इस एक्ट के तहत 1937 में चुनाव हुए और नतीजे कमाल के थे। कांग्रेस ने 1161 में से 716 सीटों पर शानदार जीत हासिल की और कई प्रांतों में अपनी सरकारें बनाई। ये पहली बार था जब भारतीयों को इतने बड़े पैमाने पर शासन चलाने का अनुभव मिल रहा था। अपने 28 महीने के राज में कांग्रेस ने लोगों के अधिकारों और किसानों की भलाई के लिए कई जरूरी कदम उठाए। और यहीं हम आपको एक सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। क्या 1935 का एक्ट सच में भारत को आज़ादी की तरफ ले जाने वाला एक कदम था, या फिर ये ब्रिटिश राज को कुछ और समय तक खींचने की एक सोची समझी चाल थी? एक बात तो तय है, इन 2 दशकों ने आज़ादी की लड़ाई को हर घर तक पहुंचाया और भविष्य के भारत की नींव रखी। आगे क्या हुआ वो कहानी फिर कभी। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।